हेलो नमस्ते, स्वागत आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि भाई इकोनॉमी में किस किस तरीके से हम लोग चीज़ों को देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। फिर हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इन तमाम बातों को हम लोगों ने डिस्कस के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट किया। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीटी में हर 2 साल में, 1 साल में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन कोई ऐसी भी चीज नहीं है जिससे आप अवगत नहीं है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन एक वर्ड है, अदरवाइज इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो महंगाई। अब महंगाई से तो हर कोई पीड़ित है, हर किसी को पता है कि महंगाई क्या चीज होती है। बस इसको कैसे आप अच्छी तरीके से समझ जाओ और कैसे यूपीएससी से क्वेश्चन पुट करेगी और कैसे आपको आंसर सोल्व करने हैं, बस हमारा इतना ही ध्येय है, इतना ही हमारा एम है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि भाई महंगाई होती क्या है। ठीक, सिंपल सी बात है। आप 5 साल पहले जो पेट्रोल की कीमत थी 75 रुपए लीटर थी, आज वो कीमत 105 है, 95 है या 100 है, जो भी है, तो ये क्या है, आपको महंगाई दिखा रही है। सिंपल। आप पहले 500 रुपए लेके जाते थे और एक बैग में बहुत सारी सब्जियां भर के ले आते थे। अब आप 500 रुपए लेके जाते हो और एक थैली में आपको छोटा सा सामान देखने को मिलता है। 3 इडियट्स मूवी का आपने वो डायलॉग भी सुना होगा कि पनीर तो बेटा सुनार की दुकानों में मिलेगा। बस वही सीन है, महंगाई वही है। सिंपल शब्दों में आप लोगों ने समझ लिया। अब इसकी तकनीकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो देखिए मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति आप ऐसे समझिए, एक व्यक्ति को अपने लाइफ में 2 प्रकार की आवश्यकताएं होती है। एक होती है वस्तुओं की, एक होती है सेवाओं की, है ना। वस्तुओं की, भाई खाए पिएगा, दूध है, पनीर है, मटर है, घी है, इनकी आवश्यकता, तेल की आवश्यकता। और सेवाओं की, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना, उसको हेल्थ सर्विस भी चाहिए, उसको फोन भी चाहिए, तो इनकी सेवाओं की, ठीक है। तो मुद्रास्फीति नापने के लिए क्या किया जाता है, तो ऐसी गिन चुन के लगभग 697 कुछ वस्तुएं होती हैं, उनकी एक टोकरी बना ली जाती है, ठीक है। उनकी क्या बना ली जाती है, एक टोकरी बना ली जाती है। और इस टोकरी में जो ये 697 वस्तुएं होती है ना, इनकी एक एवरेज कॉस्ट निकाल ली जाती है, ठीक। जैसे मान लो तेल है वो 80 रुपए है, प्लस घी है मान लो 40 है, दूध है मान लो 20 है, तो ये कितना हो गया, 8 4 120, 120 और 140, 140 एवरेज निकाल लेंगे 3 से, ठीक है। तो लगभग आपकी लगभग आप 50% मान के चलो, ठीक है। तो 50% ये क्या है, ये आपकी मुद्रास्फीति की दर आ गई, ठीक। अब 1 साल के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जब इनके प्राइस में कितना डिफरेंसेज हुआ है। मान लो आपका पहले 80 रुपए था, वो 100 रुपए हो गया, ठीक है। फिर आपका जो 40 रुपए था वो 60 रुपए हो गया, फिर आपका जो 20 रुपए था वो 40 रुपए हो गया। तो 100 160 ये कितना हो गया, 200। तो ये लगभग हो गया 80%। तो 50 थी, अब 80 है, तो लगभग 30% क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। इतना ही खेल था महंगाई का। तो महंगाई को हर साल मापा जाता, वो आगे हम लोग आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। महंगाई को क्या करते हैं हम लोग, 1 साल से पिछले साल की महंगाई को हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसका परसेंटेज निकालते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाया, ठीक। अब वस्तुओं की ये जो टोकरी होती है उसका एक औसत प्राइस होता है, एक बेसिक, एक एवरेज प्राइस होता है। उसको हम लोगों ने नाम दे दिया प्राइस लेवल। उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, प्राइस लेवल। तो इस प्राइस लेवल का बढ़ना या घटना महंगाई कहलाता है। और अस्फीति मतलब जब मंदी आती है उसको नाम दे दिया जाता है अस्फीति। बट अभी हम महंगाई डिस्कस कर रहे हैं, मुद्रास्फीति डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है कि यह कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि है, जहां मुद्रा की एक इकाई पहले की तुलना में कम चीजें खरीद पाती है। मैंने बताया, आप पहले 1 किलो चीजें खरीद लेते थे 500 रुपए में, अब आप 500 रुपए में कितना, 500 ग्राम चीजें खरीद पा रहे हो। तो क्या हुआ, आपके पास जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई है, वो उतनी चीजें नहीं खरीद पा रही जितनी वो पहले खरीदी थी। सिंपल। चलिए अब इसके बारे में देखिए, मुद्रास्फीति महंगाई जो चीज होती है ना, वो व्यक्ति टू व्यक्ति डिफरेंशिएट करती है। किसी व्यक्ति के नजरिए में महंगाई अच्छी है तो किसी के नजरिए में वो बुरी भी है। कैसे है, अब आप कहोगे सर पेट्रोल तो महंगा, तो सबके लिए महंगा है।
हाँ भाई, पेट्रोल महंगा तो सबके लिए महंगा है, लेकिन कुछ वस्तुएं, कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो व्यक्ति टू पर्सन आपके डिपेंड करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो उसने ये जमीन का टुकड़ा ले लिया, उसने ये टुकड़ा लिया था 10,000 रुपए का, 100 गज का मान के चलो आप, 100 वर्ग गज का, स्क्वायर का। अब उसने 10,000 का लिया। अब 4 साल के बाद, 4 वर्ष के बाद इसकी कीमत जो होगी वो 1,00,000 रुपए होगी। तो गरीब आदमी के लिए, किसी गरीब आदमी के लिए 10,000 का जो प्लॉट था वो ही लेना महंगा था, तो वो 1,00,000 का तो ले ही कैसे सकता है, तो उसके लिए तो महंगाई बढ़ी। लेकिन जिसने वो खरीद रखा था, जो वो मालिक था, उसका तो 10,000 का 10 गुना हो गया, पूरा 1,00,000 रुपए हो गया, तो उसके लिए महंगाई अच्छी है। तो देखिए, मूर्त संपत्ति वाले जो संपत्ति या स्टॉक की कुछ वस्तुएं रखते हैं, उनको महंगाई देखना पसंद है, क्योंकि उनका रेट बढ़ता रहता है। जमीन ली, जमीन का रेट बढ़ गया आपका, सिंपल। अब जो नकदी रखने वाले, जो भाई साहब कैश वाले होते हैं, कैश वाले जो होते हैं, उनको महंगाई पसंद नहीं आती, क्योंकि मान लो उन्होंने उनके पास जो कैश रखा, उन लोगों ने 1 तोला सोना खरीदा था 40,000 रुपए में, लेकिन आज वो लोग 40,000 रुपए में 1 तोला नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि एक की कीमत ही 50,000 रुपए हो गई है, सोने की कीमत 50,000 हो गई है, तो उन्होंने जो पैसा रखा उसकी वैल्यू घट गई है। तो कैश वाले इसमें नुकसान में होते हैं। हम लोग दूसरी वीडियो में जब कल डिस्कस करेंगे ना, तो मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा आपको कि किसको बेनिफिट होता है, किसको नहीं होता है। यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपीएससी ने सिंपल पूछ लिया कि ये व्यक्ति हैं, किन को महंगाई से लाभ होगा और किन को महंगाई से नुकसान होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। अब मुद्रास्फीति के हम लोग कारण, मुद्रास्फीति के मेनली 2 कारण माने जाते हैं। सबसे पहला कारण होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा होता है आपका लागत पुल इन्फ्लेशन। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, देखिए डिमांड पुल, ये पिक्चर में आप देखिए, यहां पर ये दुकानदार और यहां पर बहुत सारे आदमी खड़े हैं। इसका मतलब इन चीजों की डिमांड है। अब डिमांड है तो बहुत बड़ी संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना कि इसके दाम आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, महंगाई आएगी ही आएगी। लेकिन दूसरी में यहां पर देखिए, जो ये कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है, मतलब ये जो संतरे है, सेब है, जो भी कुछ महिलाएं रखी हुई है, तो इसकी जो लागत है वो ही इतनी ज्यादा है कि ये 100 रुपए केजी हो चुके हैं। तो कोई भी व्यक्ति इनको खरीदने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है, या जो खरीद रहे वो बहुत अमीर आदमी खरीद रहे, बहुत कम आदमी खरीद रहे हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि आपकी, इसका रीजन है कि ये कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है, मतलब इसकी लागत ही इतनी ज्यादा है कि आप इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। सिंपल है ना। आप ओडी और मारुति सुजुकी की कार के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। कितने % लोग हैं जो ओडी की कार खरीदते हैं? उसका रीजन क्या है कि उसकी लागत महंगी आती है। कितने % लोग हैं जो मारुति की कार खरीदते हैं? क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड है अच्छी खासी और लोग इजीली उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, पैसा इतना ज्यादा उसका कॉस्ट नहीं है। चलिए आगे। अब बात आती है कि सर इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से फंसेगा। ठीक है ना। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये कैसे आती है और कब आती है? देखिए इसमें क्या रीजन है कि मान लो सरकार है। अब मैं ये एग्जांपल देखिएगा, आप आराम से समझिएगा। इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू एग्जांपल। आप एग्जांपल समझिए, डेली लाइफ से जोड़िए, इजी आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए सरकार जब अब खर्चा करती है, सरकार जैसे मान लो सरकार ने टैक्स कम कर दिया, भाई इनकम टैक्स की रेट कम कर दी, या सरकार ने गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय उनकी सैलरी बढ़ा दी, उनका पीएफ बढ़ा दिया, तो इसके कारण क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है उनके हाथ में पैसा ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो पैसा ज्यादा होगा तो वो लोग जो फ्रीज लेने की पहले सोच रहे थे, अब वो फ्रीज ले लेंगे, क्योंकि उनके हाथ में पैसा है। गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स कम कर दिया, तो वो इजिली ले लेंगे। इसके कारण क्या होगा कि वस्तुओं और सेवाओं में डिमांड बढ़ेगी, उनकी मांग बढ़ेगी, जिसके कारण कीमतें बढ़ सकती है। ठीक। सेकंड, बढ़ती हुई जनसंख्या। इंडिया में तो ये रीजन है ही, इतनी बड़ी आबादी है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब चाहे उसकी कीमतें बढ़ा सकते हैं। सिंपल है ना। जब एक प्रोडक्शन है, कोई वस्तु है, मान लो उसका प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता। आप लोगों ने नाम सुना होगा कड़कनाथ का। कड़कनाथ ये एक मुर्गे की प्रजाति होती है, कड़कनाथ, जो एमपी के झाबुआ, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाया जाता है। ठीक है। तो उसकी डिमांड है। अब जनसंख्या बढ़ती जाने लग रही है,
तो जनसंख्या बढ़ रही तो प्रोटीन के लिए उसको कंजप्शन उसका किया जाता है, लेकिन वो एक विशेष क्षेत्र में ही पैदा होता है। अब तो खैर इंडिया में ज्यादा जगह करने लगे, बट वो विशेष नस्ल झाबुआ क्षेत्र की ही है, ठीक है ना। तो क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन उसका प्रोडक्शन उस मात्रा में नहीं बढ़ रहा, इसके कारण क्या उसके रेट है वो ज्यादा है। अभी मान लो करंट में लगभग 1200 रुपए केजी, और जो नॉर्मल चिकन है वो 200 रुपए केजी है, तो लगा लो आप हिसाब, 6 गुना ज्यादा है इससे। तो उसका रीजन क्या है कि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। अब जनसंख्या बढ़ रही है, मात्रा बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्शन, डिमांड बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, जिसके कारण भी महंगाई है। थर्ड वन, काला धन। काला धन, इससे तो खैर आप लोग सब अवगत हो गए, ब्लैक मनी। वैसे पैसा कोई काला नहीं होता है, आपने सोचा कभी काला पेंट कर दिया, और नहीं, ब्लैक मनी जो सरकार की नजरों में नहीं है, बस वो सब ब्लैक मनी है, सिंपल बात है। काले धन का एक बड़ा हिस्सा शहरी क्षेत्रों में जमीन खरीदने में होता है। अनाज, दाल आदि जैसे आवश्यक जो चीजें होती हैं उनको व्यापारी अपने पास जमा कर लेते हैं। किसके दम पर? ब्लैक मनी के दम पर। आप लोग देखिए लॉकडाउन में सारी चीजें प्रभावित हुई, बट जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था वो प्रभावित नहीं हुआ। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या था कि ब्लैक मनी को बड़ी मात्रा में जो बड़े बड़े व्यापारी थे उन्होंने जमीनों में इन्वेस्ट किया, लैंड में इन्वेस्ट किया, जिसका उनको पता था कि लॉकडाउन आज नहीं तो कल खुलेगा और इसकी कीमत बढ़ेगी, तो ब्लैक मनी को वहां पर इन्वेस्टमेंट की गई। इसके बाद आप देखिए चौथा नंबर क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, कि आज के टाइम में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के अंदर जो लिटरेसी है वो भी ज्यादा बढ़ती जाने लग रही है, लोग शिक्षा के प्रति ज्यादा अग्रसर है, तो लोगों में अपनी खाद्य पदार्थों के बारे में काफी आप कह सकते हैं कि सचेतना आ चुकी है। लोग अवेयर हो चुके हैं कि भाई हमें प्रोटीन कितना लेना है, हमें कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, हमें कार्ब्स कितने लेने हैं, हमें फैट कितना लेना है। तो आज के टाइम में उन चीजों की डिमांड ज्यादा है। अब देखो इंडिया में आप सोच के देखो कि ओट्स की डिमांड इंडिया में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या है, ऐसी चीजों की डिमांड बढ़ गई है जो कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, उसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ गई है। तो इसके कारण क्या है, ये महंगाई भी इन पदार्थों में बढ़ेगी। चलिए अब बात आता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश, अब भाई सिंपल सी बात है, किसी प्रोडक्ट को अगर बनाने में ही खर्चा ज्यादा आ रहा है तो क्या रीजन है कि व्यापारी उसको सस्ते में देगा? वो दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसका पड़ता ही नहीं खाएगा, वो तो कहते हैं भाई मेरे बस की बात नहीं है। अब सरसों का तेल बनाने की अगर इंपोर्ट करने की लागत ही 180 रुपया आ रही है, तो वो आपको 180 रुपए में नहीं देगा, ना ही वो 170 रुपए में देगा, वो आपको 200 रुपए में देगा। ठीक है, तो अगर पीछे से ही किसी प्रोडक्ट के रेट बढ़ के आ रहे हैं, ठीक, मान लो कोई बाइक का कारखाना है, उसके जो पार्ट है बाइक के जो निर्माण में यूज होते हैं वो महंगे हो गए आपके, सिंपल। तो जो कर्मचारी है जो कार का निर्माण करते, बाइक का निर्माण करते, उनकी तनख्वाह बढ़ गई है। अब सर जो मालिक है वो अपनी जेब से तो देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, जो बाइक का दाम पहले 60,000 था अब वो उसको 70,000 कर देगा। भाई जिसको लेनी है लो, जिसको नहीं लेनी है नहीं लो, मेरा पड़ता तो इतने में ही खाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, तो कई बार पहला पॉइंट है, कई बार मजदूरी में वृद्धि होती है लेकिन प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं होता, तो लागत बढ़ जाती है और कीमतें भी बढ़ जाती है। मैंने समझा दिया बाइक के एग्जांपल से। दूसरा, इनडायरेक्ट जो टैक्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। बट इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, जैसे आपका कस्टम ड्यूटी है, सेल टैक्स है, ये वस्तुओं पे लगते हैं ना। आज के टाइम में जैसे जीएसटी है, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, हर वस्तु पे लगता है। अब अगर सरकार जीएसटी को बढ़ा देगी तो कोई भी व्यापारी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो भी चीजों के दाम बढ़ाएगा, जिसके कारण क्या जनता की जेब पर प्रभाव पड़ेगा और वो चीजें हमें महंगी मिलेंगी। ठीक है। थर्ड वन, भारत में तो जो पेट्रोलियम के जो उत्पाद है और जो खाद्यान्न है, अब खाद्यान्न के मामले में आप गेहूं का एग्जांपल ले लो। अगर सरकार गेहूं का जो एमएसपी है वो 1900 रुपए क्विंटल कर दे, हालांकि अभी है, मान लो वो 2200 रुपए क्विंटल कर दे, तो आप बताइए मार्केट में उसका रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी किसान, सरकार जब 2200 रुपए में ले रही, तो कोई भी किसान किसी भी आदमी को 2200 से कम नहीं बेचेगा, या तो 2200 में बेचेगा या 2300 में 2400 में बेचेगा। तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ गए हैं अगर सरकार ने एमएसपी जैसे जो प्रावधान है उनमें बढ़ोतरी कर दी है। एमएसपी के ऊपर एक डिटेल चर्चा करेंगे आने वाली क्लासों में, लेकिन अभी हमें बस थोड़ा सा टच करके निकल रहे हैं। लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि एमएसपी क्या है।
किसी वस्तु का हम लोग क्या करते हैं कि सरकार एक फिक्स अमाउंट तय कर देती है कि आप इससे नीचे नहीं बेच सकते, कोई भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को इस रेट से नीचे नहीं खरीद सकता या नहीं बेच सकता, बस वो एमएसपी है। ठीक है। अब बुनियादी ढांचे हैं, जैसे उचित सड़कों की कमी है, बिजली पानी इत्यादि की कमी है। अब मान लो एक ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट अगर गुजरात से चला है कोई प्रोडक्ट है और उसको अरुणाचल प्रदेश जाना है, अब उसको अगर जाने के लिए नॉर्मली डेज लगने चाहिए 6 दिन, लेकिन रोड टूटी हुई है, टोल टैक्स इतने ज्यादा है, ट्रैफिक है, इन सब के कारण कितने दिन लगे आपके? 9 दिन। तो 9 दिन में क्या होगा कि उसकी कॉस्ट बढ़ गई, लागत बढ़ गई उस प्रोडक्ट की, और बेनिफिट उसमें हो गया है कम। तो बेनिफिट बनाने के लिए क्या करेंगे? उसकी कीमत को बढ़ा दिया जाएगा। सिंपल यही होता है। अब नंबर 5 है, असफल मानसून जैसी घटनाओं के कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट आती है, जिसके कारण भी कई बार मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है। अब अगर प्रोडक्शन कम है तो लेने वाले तो सर कम नहीं हुए हैं, लेने वाले तो बहुत है। लेने वाले अगर बहुत है तो चीजों की डिमांड ऑटोमेटिकली होगी, और डिमांड होगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगा उसकी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। ठीक है। अब बात करिए मुद्रास्फीति के टाइप की बात करते हैं। देखिए टाइप बहुत सारे हैं इन्फ्लेशन के, बट ये हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको इकोनॉमिक्स नहीं बनना है, अर्थशास्त्री नहीं बनना, और ज्यादा ज्ञान की भी कोई जरूरत नहीं होती है। ज्ञान एक स्पेसिफिक दायरे में आप लोग सीमित रखिए ताकि आपका प्रीलिम्स पास हो और आप मेंस लिखो। ठीक है। अब करेंसी इन्फ्लेशन, अब यदि सरकार क्या करे, नोटों की छपाई करने लग जाए, नोटों की छपाई ज्यादा करेगी तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा लोग उड़ाएंगे तो खर्च करेंगे, जिसके कारण क्या होगा? महंगाई बढ़ सकती है। ठीक है। मान लो 2 पर्सन है, ए और बी, इनको एक कार लेनी है, मान लो उनको कार लेनी है, और वो कार शोरूम में मान लो एक ही है। उसने बोल दिया कि भाई मैं तो 5 करोड़ रुपए की कार है, तो एक के पास अगर पैसा ज्यादा है तो वो कहेगा मैं इसके 6 करोड़ दूंगा, दूसरा कहेगा मैं उसके 8 करोड़ दूंगा। तो देखिए ये क्या होगा? ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की क्या होगी? कीमत बढ़ गई और महंगाई उस प्रोडक्ट में दिखती है हमें। तो ये है, तो अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ेगी। ठीक। अब दूसरा है क्रेडिट इन्फ्लेशन। अब जो बैंक वगैरह है, अगर लोगों को लोन ज्यादा देने लग जाए और सस्ती मात्रा में, सस्ती किस्तों में लोन देने लग जाए, तो क्या कारण है कि लोग बैंक से लोन नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो उसके कारण क्या होगा? जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ेगी। अब मान लो बहुत सारे ऐसे परिवार है जो अपने घर का सपना देखते हैं, लेकिन अभी क्या होम लोन बहुत महंगे हैं, तो इसके कारण बहुत से लोग अपना हाथ दबा के बैठे कि भाई हम अभी नहीं लेंगे। लेकिन अगर कल को सरकार कह दे कि भाई आपको केवल 2% ब्याज देना है और आप जितना चाहे लोन ले सकते हो, तो भाई साहब मैं कहता हूं कि लगभग सारे लोग भाग लेंगे, और जिसके पास घर है वो भी भाग लेंगे कि बैंक से लोन लेंगे और हम लोग क्या करेंगे? अपना मकान खरीदेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि उन मकानों की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि मकान तो फिक्स है, 100 मकान है, वो ज्यादा नहीं है, उनकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और उसके कारण क्या होगा? मुद्रास्फीति आ जाएगी उस क्षेत्र में। थर्ड वन, डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन, मतलब सरकार जब बजट लाती है तो बजट में क्या करती है कि सरकार के पास कई बार सरकार जानबूझ के ये करती है कि सरकार अपना खर्चा ज्यादा रखती है और सरकार की इनकम कम है, इनकम आपकी कम है। ठीक है। सरकार ने अपनी जेब में पैसा कम रखा और लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा रखा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सरकार ने लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा रखा तो वो ज्यादा खरीदारी करेंगे तो महंगाई आएगी, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। अब यूपीएससी सिंपल आपसे पूछ लेगी कि यदि सरकार घाटे का बजट प्रस्तुत करती है तो इसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ेगी या घटेगी? तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर सरकार घाटे में, इसका मतलब क्या है? जनता फायदे में, जनता के पास पैसा ज्यादा है, जनता के पास पैसा ज्यादा है तो क्या करेगी? उसका जनता पैसे को उड़ाएगी, लोन लेगी, कुछ और गाड़ी खरीदेगी, घर बनाएंगे, बच्चों को फॉरेन भेजेंगे पढ़ने के लिए, तो महंगाई आएगी ही आएगी। चलिए नेक्स्ट, कोर इन्फ्लेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कोर इन्फ्लेशन, देखिए कोर इन्फ्लेशन क्या होती है कि सरकार जो होती है, सरकार को भाई अब महंगाई अगर आई हुई तो सरकार को वास्तविक आंकड़े चाहिए, वास्तविक डाटा चाहिए कि कितने % है जो महंगाई अभी चली हुई है। ठीक है। तो उसके लिए सरकार क्या करती है? सभी वस्तुओं की एक औसत एवरेज निकालती है, लेकिन इस औसत में जो खाद्य वस्तुएं हैं वह और जो पेट्रोलियम ऊर्जा की जो वस्तुएं हैं इनको इंक्लूड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनके रेट बदलते रहते हैं।
अब अगर पेट्रोल की लागत बढ़ गई है या एमएसपी सरकार ने बढ़ा दिया है किसी भी क्षण, मान लो चुनाव के दबाव में आके ही बढ़ा दिया, तो किसी भी क्षण तो सरकार कैसे मापेगी, आरबीआई कैसे नाप लेगा कि भाई कितनी महंगाई चल रही है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, ये कोर इन्फ्लेशन निकालते वक्त खाद्य पदार्थों की कीमत और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को अलग अलग करती है, इनको अलग रखती है, इनको शामिल नहीं करती। बस ये कोर इन्फ्लेशन है आपका। ठीक है, अब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, हेडलाइन में इसका उल्टा है। यहां देखिए पिक्चर में, इसमें पेट्रोलियम और खाद्य पदार्थ, वेजिटेबल, फ्रूट सबको इंक्लूड किया जाता है। सिंपल है, कोर इन्फ्लेशन में खाद्य पदार्थ और पेट्रोलियम को इंक्लूड नहीं किया जाता। हेडलाइन में ऐसे याद कर सकते हो, हेड का मतलब हाँ में आपका पेट्रोल और खाद्य पदार्थ दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो आप बताइए कि इन्फ्लेशन नापने के लिए कौन सी महंगाई या आंकड़ों का यूज किया जा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोर इन्फ्लेशन का यूज ज्यादा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हेडलाइन में जो आएगा वो अस्थिर आएगा डाटा, क्योंकि पेट्रोल के दाम आज 75 है, कल 95 है, कल हो सकता है कि 65-70 भी हो जाए। तो ये चीजें हैं। नंबर 8 लास्ट है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो हमारी जीडीपी है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, इवन जीडीपी है जो डिक्लाइन हो रही है, दोनों केस हो सकते हैं, ना तो वो बढ़ रही है, एक जगह पर स्टैग्नेंट है, और दूसरी तरफ वो डिक्लाइन भी हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका रीजन क्या, महंगाई जो लगातार बढ़ रही है उसका रीजन ये है कि मजदूरों की प्रत्याशाएं, मजदूरों की उम्मीदें या प्रत्याशाएं, मतलब मजदूर इस उम्मीद में बैठे हैं कि आने वाले समय में इस प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे, तो इसलिए हमें आज के टाइम में, इसलिए जब वो मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम लोग 20 की जगह 40 रुपए अपनी मजदूरी लेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मजदूर भविष्य के लिए, अभी जो हुआ नहीं है, भविष्य की सोच में रखकर अगर कीमतें बढ़ा रहे अपनी मजदूरी की, तो मालिक का भी कोई रीजन नहीं है कि वो अपनी कीमतें नहीं बढ़ाएगा प्रोडक्ट की। तो इसके कारण क्या है, जीडीपी भले ही कमजोर है, अब जीडीपी भले ही डिक्लाइन में हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक, और दूसरी तरफ बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है कि वे मजदूर उससे कम कीमत की मजदूरी पे काम करने के लिए राजी नहीं है, जिसके कारण क्या है, मजदूरों की डिमांड भी ज्यादा है, उनकी मजदूरी भी बढ़ रही है भविष्य के लिए, लेकिन वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी है। उसका रीजन यही है कि मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक उम्मीद ही है भविष्य के लिए कि उम्मीद है कि कीमतें बढ़ेंगी। अब वो बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी उसको लेकर पहले ही प्रोडक्शन की कीमतें बढ़ेंगी, ये शोर है, जिसके कारण क्या आपकी इन्फ्लेशन आ सकती है। ठीक, तो ये तमाम बातें हैं। तो आज के वीडियो में आपका इतना ही है, स्टैग इन्फ्लेशन तक हम लोग इसको रोकते हैं। इसके बाद हम लोग जो कल की वीडियो करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे मापते हैं। ठीक है ना, कौन मापता है, किस मेथड का यूज होता है, WPI क्या होता है, PPI क्या होता है, CPI कंज्यूमर जो है प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक बार बार चर्चा में आता, पेपर में भी आया, फिलिप्स वक्र क्या होता है, फिलिप्स वक्र क्या होता है, फिलिप्स। तो इन सारी चीजों की हम लोग जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो भी हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो इन्फ्लेशन के लिए आज के लिए आपका यही है, इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, और इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।